अब देखिए, बात यह है पूछने वाली और सबसे बड़ी बात समझने वाली कि अगर यमन पे बमबारी करी है इजरायलियों ने, तो किसका एयर स्पेस का इस्तेमाल करा है? आप जरा मैप देखिए, मैप पे देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि यमन के ऊपर बिल्कुल नॉर्थ ऑफ यमन है सऊदी अरेबिया, यानी कि जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। आप ये कम से कम 2 देश तो हैं जिन्होंने अलाउ करा है इजरायली जेट्स को कि आइए हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करिए और हुतियों को ठोकिए। ये बात है। तो ये भी समझ लीजिए कि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती है उसकी हकीकत दुनिया में क्या है वो भी देख लीजिए, और ये खबर भी देख लीजिए जो अब आ रही है, पलटवार भी देख लीजिए। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, इजराइल पर हूती का जोरदार पलटवार। 11 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। यमन ने जबरदस्त ड्रोन अटैक भी किया। बेन गुरियन हवाई अड्डा, मुख्य हवाई अड्डा इजराइल का, उसको निशाना बनाया गया। अश्कलोन में एक बिजली पावर प्लांट को भी हमला, उस पर भी हमला किया गया। अब ये सोचिए, ये ईरान का प्रॉक्सी कहलाता है, इसके पास संसाधन देखिए आप, हाइपरसोनिक ये मिसाइल्स देखिए आप, इसके पास ये ड्रोन देखिए। फिर आपको इस बारे में क्या कोई संदेह रह जाता है कि असल में ईरान ही अलग अलग जगहों से अपने एक्सटेंडेड आर्म से ये लड़ाई आज भी लड़ रहा है? पीके श्रीवास्तव, बिल्कुल दिनेश, ये जो लड़ाई है ये हूती खास तौर से, जिस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये क्या किसी विद्रोही ग्रुप के पास हो सकती है, किसी मिलिशिया के पास हो सकती है? इसका मतलब ये है कि ये उनका आर्म्ड ग्रुप है जो वहाँ स्टेशनड है, जो थ्रेटन करने के लिए रेड सी को, उधर स्ट्रेट हॉर्मुज़ को पकड़ा हुआ है, इधर रेड सी के ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए हूतीज़ को इकट्ठा किया है। इसलिए ईरान जो इजराइल कर रहा है वो ईरान के साथ आप कहने सीज फायर हो गया है, उस इलाके के साथ सीज फायर हुआ है, लेकिन ईरान के साथ जंग जारी है और इनको जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे कोई समाधान नहीं है इस समस्या का। हूती, हमस एंड हिजबुल्ला, इन तीनों आर्म्स को खत्म करना पड़ेगा। उनकी कोर की तरह देखिए, जैसे किसी भी आर्मी लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है कि अगर इतना कॉन्फ्लिक्ट इतना पहले ही चल रहा था, इतने टर्बुलेंस में वो जगह पहले ही थी, तो ये हूतियों को, हिजबुल्ला को, हमास को सामान कब पहुंचाया जा रहा था सर? यही तो बात है। सामान जिस चोरी छिपे जा रहा था उसको काटा है, अभी काफी कुछ हद तक काटा है, लेकिन सामान तो पहले से पहुंचा हुआ है, उसका इस्तेमाल हो रहा है और रुक रुक के इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इसके पीछे स्ट्रैटेजी सर, मेगा स्ट्रैटेजी आपको क्या दिखाई देती है? ये ईरान के साथ सीज फायर करा लो, लेकिन वहां इजराइल को लगातार फंसाए रहो ताकि उसकी ताकत, उसमें एट्रिशन लगातार होता रहे, और फिर कभी भी अपनी मिसाइलें और बढ़ाकर और अपना फिर से हमला बोल दो। नहीं, बिल्कुल देखिए, ईरान में वो काबिलियत नहीं है कि फेस टू फेस 1-to-1 इजराइल के साथ लड़े, ये बात तय है। ठीक है, वो मिसाइल मार सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइल। सर ने बहुत बढ़िया पॉइंट ये बोला कि एक विद्रोही ग्रुप के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स आई कब? क्योंकि अभी तक तो हमें यह पता था कि मिसाइल फायर कर रहे हैं, अभी तक हमें यह पता था कि जैसे पुराने सोवियत स्कड मिसाइल थी उस टाइप की, आप उसको डम मिसाइल कह लीजिए 1 मिनट के लिए, दो दैट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप उसको डम मिसाइल कह लीजिए। वो डम मिसाइल फायर कर रहा था। ये हाइपरसोनिक कब पहुंच गई हुतियों के पास? हाइपरसोनिक इज अ टेक्नोलॉजी जो कि बहुत कम देशों के पास है, मुट्ठी भर देश होंगे जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल फील करते हैं, और आपने यानी कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो दे दी हैं उन्होंने एक विद्रोही ग्रुप के हाथ में। अब क्या हिजबुल्ला के हाथ में भी दी हैं? सोचिएगा, क्या हमास के हाथ में भी दी हैं? और किस किस के आपके इराक में है विद्रोही ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिसको इराक फंड करता है, सीरिया में है, यमन में है, हर जगह है, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के फंडेड ग्रुप्स हैं। क्या ईरान ने सबको पहुंचा दिया है हाइपरसोनिक मिसाइल्स? और कौन कौन सी चीजें पहुंचाई हैं उनको, कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचाई हैं कि चारों तरफ से आप इजराइल को मारेंगे और चारों तरफ से इजराइल को आप घेरेंगे? ये क्या माजरा है, ये समझने वाली बात। दिनेश, एक बात ख्याल में आती है जब गौरव ने बोला कि क्या उसने अपने असेट्स को, जो हाइपरसोनिक, जो बड़े स्ट्रॉन्ग, मतलब बड़े पावरफुल असेट्स थे, उनको पहले ही डिस्पर्स कर दिया था। डिसेंट्रलाइज करके तो नहीं रख रहा है वो, डिसेंट्रलाइज करके डिस्पर्सल ऑफ असेट्स। इसको हम बोलते हैं कि अगर वॉर में आपने अपने असेट्स को डिस्पर्स कर दिया है सर, इसीलिए मेरा दिमाग इसमें भी जाता है कि क्या यूरेनियम भी डिस्पर्स कर दिया गया है? बिल्कुल सही, तो गौरव बार-बार ये प्रश्न उठाते हैं। और दूसरी चीज सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, दूसरी एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये गुलेल तो है नहीं कि मैंने पहुंचा दी और आपने चला ली। क्या वहां पे ईरान आर्मी के लोग हैं जो ट्रेन कर रहे हैं? जी नहीं, ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। यही चीज ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी, जब टर्किश ड्रोन्स थे वो टर्किश आर्मी वाले लोग ऑपरेट कर रहे थे। टर्किश आर्मी वाज ऑपरेटिंग टर्किश ड्रोन्स अगेंस्ट इंडिया।
यहां पे जो इजराइल के खिलाफ हूती ड्रोन चला रहे हैं, हूती तो विद्रोही ग्रुप है। किसने सिखाया कंप्यूटर पे कैसे काम करके हाइपरसोनिक मिसाइल मारनी? किसने सिखाया उनको? क्या इतनी जल्दी ये सिखाया भी जा सकता है कि सालों साल का परीक्षण लगता है? क्या यहां पे IRGC के लोग हैं जो एक्चुअली यमन की जमीन पे बैठ के ऐसा फायर कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। एक बात और आती है दिमाग में, क्या बांग्लादेश में जब ISI की इतनी ट्रिप्स हो रही हैं, क्या वहां रीलोकेट किया जा रहा है? क्या ये बांग्लादेश के साथ भी यही चल रहा है? ISI इतना जाकर वहां पर भी अपने संसाधनों को रीलोकेट करने, डिसेंट्रलाइज करने का काम कर रहा है। और इसीलिए अगर हम आप ये बात समझ रहे हैं कि यहां पर हूती जो कर रहे हैं, हमास जो कर रहा है, या इधर आप हिजबुल्लाह देख लीजिए, ये सब ईरान कर रहा है असल में, तो क्या इजराइल को समझ में नहीं आ रहा होगा? इसीलिए अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल सीज फायर कभी भी खत्म होगा। युद्ध विराम के नाम पर ये जो चल रहा है उसको कभी भी खत्म होता देखेंगे आप। इसका खतरा बढ़ गया है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी दो टूक कह दिया है। अगली जंग के और भीषण होने की आशंका। ये पहले से अब रिसोर्स डिप्राइव्ड है ईरान, मेजर गौरव आर्य। क्या अब की बार अगर ये युद्ध होता है तो पहले से और खतरनाक दुनिया जैसा अंदाजा लगा रही है, या इस बार 2-3 दिन का मामला? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अब और बुरी तरीके से पीछे पड़ जाएगा एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी के पीछे और न्यूक्लियर वेपन बनाने के पीछे। ईरान की गति में तेजी आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सीज फायर इज ओनली अ फिगमेंट ऑफ ट्रम्प्स इमेजिनेशन। कोई सीज फायर नहीं है, ये सब ट्रंप की झूठी बातें, चूरन बेच रहा है सबको। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लड़ाई दोबारा होगी क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को यह पता है कि जब तक इनकी पूरी ऊपर वाली जो एशेलॉन है ये जिंदा हैं और जब तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनके पास है, जब तक बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इजराइल चैन की नींद नहीं सो सकता। और ईरान की रेजीम को यह बात भली भांति उससे परिचित है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हुए, ये रेजीम नहीं बचेगी। ये लड़ाई एग्जिस्टेंशियल है, दोनों अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम इजराइल, मैं ईरान एक दूसरे को ठोकते हैं ना, ये वजूद की लड़ाई है, इसका फुल एंड फाइनल होना है। ये वजूद की लड़ाई है, और अगर इसका फुल एंड फाइनल होना है तो आप जानते हैं कि जब इस तरह अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व बचाने की लड़ाई होती है तो फिर कुछ देखा नहीं जाता और ये पूरी दुनिया को खतरे में डालता है। इसी का डर है। अगली खबर देखिए जरा, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएगा ईरान का दावा। काहेर 313 के 5th जनरेशन पर काम शुरू। J-31 माफ कीजिए, और F-35 से ये खतरनाक होगा। ये कहर कहा जा रहा है कि J-35 F-35 से खतरनाक होगा और ये आसमान में वो कहर बरपाएगा कि दुश्मन त्राहिमाम कर। अचानक इनको समझ में आ गया है कि हमारे लिए फाइटर जेट बड़े महत्वपूर्ण है। मिसाइल करते करते फाइटर करने लगे। दिनेश, इसमें तो थोड़ा हास्यास्पद है। ये कहर 313 अब 3 टाइम्स अनलकी है, ये समझ लीजिए, जो नंबर इसका है। और ये 2013 में शुरू हुआ था, तो 4 टाइम्स अनलकी है। ये तब से बंद पड़ा था। अब इन्हें सडनली जाग उठी है कि हम स्टेल्थ फाइटर, आज जिसको देखिए वही स्टेल्थ फाइटर बनाने निकल पड़ा है। जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टेल्थ फाइटर की सड़कों पे मिल रही है। लेकिन आप कई बार ऐसी बातें बताते हैं जो मेरे जैसे लेमैन को भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपने एक बात मेरे को बताई थी कि बना लो स्टेल्थ, VHF वाला रेडार तो पकड़ लेगा। वो रेडार जो जनरली आप चलाते हैं उसमें नहीं होता वो बैंड, लेकिन वो वाला VHF वाला लाएंगे तो पकड़ लेगा। फिर इनके स्टेल्थ क्या करेंगे? स्टेल्थ ये एक है ना, माहौल बनाए रखिए। माहौल स्टेल्थ। हाँ। हम इतने हैं, कहर बनाएंगे। अरे कहर बनाओगे, पहले अपने कहर को बचाओ। अच्छा सर, ये पाकिस्तान वाला एक और रिजेंबलेंस, हम अक्सर बात करते हैं ईरान और वहां वाली एक और खतरनाक नाम कहर जी, और कह रहे हैं वो 5 कितने सालों से बन ही रहा है जी। लेकिन एक और मैं आपको बात बताता हूं, हाल ही में जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान है कि हम ये नहीं चाहते कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में रशिया हारे। उसका कारण है, देखिए इसका सब कनेक्टेड है। पूरा फोकस चीन में हो जाएगा। वो कहते हैं पूरा फोकस चाइना में हो जाएगा। तो जिस तरीके से ईरान इस्तेमाल करता है हूथियों को, हमास को, हिजबुल्लाह को, उसी तरीके से चाइना इस्तेमाल करता है नॉर्थ कोरिया को, पाकिस्तान को, ईरान को। यानी कि जिस तरीके से हमास ईरान की प्रॉक्सी है, उसी प्रकार से ईरान जो है वो चाइना की प्रॉक्सी है। आपको एक बात यह समझनी पड़ेगी, चाइना की प्रॉक्सी है सर। और चाइना हथियार देगा क्योंकि चाइना यह चाहता है कि ये वहां पे आग लगाए रखे मिडिल ईस्ट में। तेल के प्राइसेस को चाइना कंट्रोल कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका वहां पे फंसा पड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ इजराइल। और तीसरी बड़ी बात, चाइना को यह स्पेस देगा कि चाइना अपने आप ग्रो करे और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और सॉलिडिफाई करे। ये जिस तरह का एनालिसिस आपको यहां सुनने को मिलता है, मेरा दावा है कि एनालिसिस
और इस तरीके का थ्रेडबेयर एनालिसिस कहीं नहीं मिल सकता। लोग करते हैं ना ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बातें, अब आप समझ लीजिए ओरिजिनल कहां है। अगली खबर देखिए, इजराइल में ईरानी जासूसी नेटवर्क का खुलासा, 30 लोगों को जासूसी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। टेलीग्राम ऐप के जरिए लोगों को फंसाया गया, पोस्टर लगाने, सरकार के खिलाफ लिखने के टास्क दिए गए। ये मतलब एजेंडा वाली लड़ाई भी जम के लड़ रहे थे जी। लेकिन दिक्कत यह है कि ना उधर कुछ कर पाए हैं ज्यादा, ना इधर कुछ पर कर पाए हैं ज्यादा। नहीं देखिए, कभी आपने ये देखा कि इजराइल में 30-50 गद्दार मिले? नहीं, आपको कभी रिपोर्ट आई है? ये यहाँ जेसीबी से लटका रहे हैं अब लोगों को। हाँ, जेसीबी से। ये पहले टेलीफोन के खंबे से लटकाते थे, क्रेन से फिर आए, फिर अब जेसीबी पे आ गए। हाँ। ये भी टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे 5th जनरेशन का वही है जेसीबी। हाँ। अब देखिए साहब, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये इतने ज्यादा लोग क्यों ईरानियन रजीम के खिलाफ काम कर रहे हैं ईरान में? इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि परेशान है वो। ठीक है, सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी चाहिए कि हर एक इंसान जो है, जो रजीम के खिलाफ काम कर रहा है, उसने ऐसा नहीं कि इजराइल से पैसे पकड़े हैं। कुछ लोग सचमुच बड़े परेशान और बड़े दुखी हैं, इसलिए उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और यहां पे विच हंट भी हो रहा है, यहां पे लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करने की। देखो, 30 लोग पकड़ लिए, अगली तुम्हारी बारी है, तुम देख लेना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और पब्लिकली जेसीबी से टांगने का क्या मतलब है? पब्लिकली जेसीबी से टांग रहे हैं, यानी कि आप पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में आप एक मैसेज दे रहे हैं कि जिसने रजीम के खिलाफ बात करी, ईरान के खिलाफ नहीं, जिसने रजीम के खिलाफ बात करी, वो जेसीबी पे पाए जाए। दिनेश, जो आप कहते हैं, मैं एक चीज और पढ़ रहा हूं, अगर आप जेसीबी से लटका रहे हैं लोगों को और भय खौफ फैला रहे हैं, इसका मतलब आपको ये भी खौफ है कि रजीम में चेंज होने वाला है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। Correct. अंदर की बात कुछ और हो सकती है, बाहर निकल के बोलना, मॉर्निंग करना, वो सब ठीक है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? सर, लेकिन ये जो पूरा इलाका है, जिसको खित्ता कह लीजिए आप, जो उनकी लैंग्वेज में, यहाँ तो तरीका ही यही है, पत्थर मारना, यूं लटका देना। यही तो ये ह्यूमन राइट्स वाले बेसिकली लोग, इन्होंने खौफजदा ही कौम पैदा की है, उसी के सहारे चल रहा है सब। तो ये खौफ का ही कारोबार है ये पूरे इलाके में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ साजिश। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म होगा। ईरान की एंट्री से अमेरिका मोसाद की नींद उड़ी। बंकर से बाहर आए आयतुल्लाह खामेनेई, परमाणु बम बनाने के मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया। बड़े दिनों बाद बाहर आए हैं और कहा है अब बनाओ बम। पहले कहते थे हम शांतिपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, अब इन्होंने गो अहेड कर दिया। लाइट दिखाई है, ग्रीन लाइट दिखा दी। ये ग्रीन लाइट साहब बड़े दिनों से दिखा रहे हैं ग्रीन लाइट। ये इनकी ग्रीन लाइट ऑफ कर दी थी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, अब दोबारा इन्होंने बेसिकली क्या है कि जब उन्होंने बोला कि आईएईए के जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं बाहर निकलो, हम इस मुआहदे से अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, अब हम इसका पार्ट नहीं है। बेटा साहब, बीच में रोक रहा हूं जी, क्योंकि मेरे मन में एक कौतूहल है कि अगर आपको मालूम था, जैसा आपने कहा कि हमें मालूम है कहां है खामेनेई जी, और आपको ये मालूम है कि यही सबसे बड़ा थ्रेट है जी, इनकी आइडियोलॉजी है एक्चुअली ये परमाणु हथियार बनवा रही है जी, तो आपने फिर इनको बनाए क्यों रखा हुआ है? या तो आपकी वो जो आपने दावा किया था वो झूठा था जी, और या फिर आप थ्रेट कहते तो है लेकिन थ्रेट को बने रहना देना चाहते हैं जी, क्योंकि इसमें बहुत समय से नेतन्याहू, देखिए इजरायली जो है अमेरिकन पे डिपेंडेंट हैं जी, और 20 साल से नेतन्याहू एक ही बात कह रहा है कि इनको निपटाओ, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बम मारो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें। नेतन्याहू पहली बार नहीं, नेतन्याहू जब भी अमेरिका जाता था, जब भी मिलता था, या अमेरिकन वहां पे आते थे इजराइल में, नेतन्याहू का एक एजेंडा था कि ईरान के ऊपर बम मारो। और नेतन्याहू कब से बोल रहा है, अब जाके वो चीज थोड़ी बहुत पूरी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू तो मारना चाहते थे, ईरान ने, अमेरिका ने हाथ पकड़ लिया? मैं वही कहना चाह रहा हूं। दिनेश, एक बात कहूं, जैसे आपकी सरलीकरण वाली भाषा कि ये पिक्चर अभी बाकी है। ये पिक्चर जो इंटरमिशन हुआ है कि क्या है? आपने विलेन को मार दिया, पिक्चर कैसे चलेगी? ये भी बात है। ऊपर से सामान भी बेचना है, सामान बेचना है, मेन है ट्रेड डील। जी 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 जी, वहाँ खतरा बढ़ेगा। आप देखिए, सबने 5% कर दिया, इधर भी सामान खरीदा। ये गजब का एनालिसिस, ये भी देखिए। इसीलिए आप बयानों में अंतर देखिए, एक तरफ जहां नेतन्याहू आपको एकदम एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे, ये ट्रम्प देखिए पहले कहा कि हमको मालूम है लेकिन हम नहीं करेंगे, और बाद में आके क्या कहा, आप तेल बेचो, आप महान हो सकते हो, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अगली खबर, गाजा के 130 ठिकानों पर हमले के बीच बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान, गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जे से ही निर्णायक जीत होगी। ये पूरी पट्टी पर जब तक हम ऑक्यूपाई नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी कंक्लूसिव जीत नहीं होगी, ये कहना है वहां के। मतलब यहां भी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, देखिए वो तो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी बोल चुका हूं कि जब तक इन्फेंट्री का सोल्जर जाके वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, जब तक वहां पे जाके आप इलाके को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जब तक वहां पे इजरायली फौज नहीं घुसेगी और हर एक गली, हर एक चौबारे को ऑक्यूपाई नहीं करेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर। हवा से आप बम मारते रहिए, क्या होगा? मलबा हो जाएगा ना पूरा शहर, उसके बाद क्या होगा?
लोग अंडरग्राउंड चले जाएंगे। जब तक आप वहां पे घुस के क्लीनिंग नहीं करेंगे अंदर से, तब तक कुछ, ये तो नॉर्मल फैक्ट ऑफ वॉर है, ये तो होता ही है। जब तक आप फिजिकली नहीं घुसेंगे कहीं पे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितने ड्रोन मार लो, कितनी हाइपरसोनिक मार लो, और झाड़ू लगवा के मानेंगे। नहीं, लेकिन मैं उसमें कमेंट्स भी पढ़ रहा था। इसमें जो कमेंट्स आए हैं उनके इस स्टेटमेंट में, नीचे उधर वाले जो भाई लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हम तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व तो तुम्हारा खत्म होने वाला। ये सब, ये वही चीज है। ये मुझे लगता है ये खुद इजरायली लिख रहे हैं नीचे। क्या होता है कि ये फॉल्स फ्लैग, इजरायली कह रहे हैं हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। वो पता लगा वहां पे गुस्सा हो गया, उसने बम मारा। लिखने वाला वहीं कहीं बैठा था बगल में। तो मुझे लगता है, और मैं आईडीएफ को कह रहा हूं ऑल द वेरी बेस्ट, ठोको इनको जितना ठोक सकते हो, मेक इट इनटू अ पार्किंग लॉट। बहुत बढ़िया बात है, इससे ट्रम्प को भी सुकून रहेगा। नहीं, लेकिन यही तो, यहाँ भी आके हाथ पकड़ लेंगे वो चाचा, ए नोबल चाहिए मेरे को, रुक जाओ, हाथ पकड़ लेते हैं, अभी यहाँ समतल मत करो। चाचा को बताने के लिए देखिए ये लिखा जा रहा है, हमें मारने की तैयारी हो रही है, इसलिए हमने मारा। नहीं, लेकिन ट्रम्प यहाँ हमास वाले मामले में हाथ पकड़ लेंगे एक जगह जाके, यहाँ पे नहीं सुनेंगे नेतन्याहू। नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे, नेतन्याहू सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मामला बिल्कुल आर पार वाला है। अगर वहां वो घुस गए, अभी उन्होंने सफाई नहीं की, बाद में सफाई करना, लॉन मोवर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। घास तो छीलनी पड़ेगी। नहीं तो ये जो आप कहते हैं बार बार कि घास को काटना बड़ा जरूरी होता है, यहाँ तो घास की गलती भी है जी। अब ये गलती भी है तो टाइम कितना लगने वाला है? टाइम इसमें बहुत लगेगा। जब आप देखिए, इजरायली फोर्सेस जब जाएंगी तो एक एक गली मोहल्ले करके पूरे गाजा पट्टी को क्लियर करना। सुरंग भी, सुरंग एक चीज है, सुरंग एक चीज है। जब आप फिजिकली ऑन ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो मूवमेंट स्लो होती है। वहां पे आईडी मिलेंगे, वहां पे स्नाइपर मिलेंगे, वहां पे एम्बुश मिलेंगे, वहां पे हमास और हिजबुल्लाह की फौज मिलेगी, छोटी छोटी टुकड़ियां मिलेंगी, वहां पे उनको एम्बुश करा जाएगा, घेरा जाएगा, एक एक करके गली मोहल्ले करके। अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो मान के चलिए सालों लग सकते हैं। इट कैन टेक ईयर्स टू क्लीन आउट गाजा, इट कैन टेक ईयर्स। तो ये अगर दूसरे तरीके से देखा जाए और उस थ्योरी पर भी भरोसा किया जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू इसलिए भी ये कर रहे हैं ताकि वो अपनी कुर्सी पर बने रहें, तो ईयर्स लगना उनको भी सूट करता है। एक इसमें और पॉइंट है, ट्रम्प भी तो कह रहे हैं रेवरेरा बन जाए वहां पर, उनका भी इंटरेस्ट है वहां पर, वो नहीं बातचीत कर रहे हैं। राइट, वो मामला ठीक है। अब जरा इधर वाले फ्रंट पर देख लीजिए, बिलावल पर भड़का हाफिज का बेटा तलहा ने कहा बिलावल ने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई। बिलावल सच्चा मुसलमान नहीं, लो सर्टिफिकेट मिल गया। बिलावल सच्चा मुसलमान नहीं। दरअसल बिलावल ने 2 दिन पहले कहा था पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत इस प्रोसेस में सहयोग करे। इसके बाद कल ही बिलावल के घर पर हमला भी हुआ था। ये देखिए साहब, देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान जो है 2 हाथी पालता है, एक जिसके खाने के दांत होते हैं, एक जिसके दिखाने के दांत होते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू है। आपने बिलावल को बोल दिया कि हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को इंडिया को दे देंगे। इंडिया को सिग्नल मिल गया कि अगर आप ये करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर कल इंडिया से पॉजिटिव कोई डायरेक्शन नहीं आता, इंडिया से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आता, तो पाकिस्तानी ये कहेगा मैं तो मजाक कर दिया था कि भैया है कौन बिलावल? बिलावल कोई मंत्री है, कोई संतरी है कौन बिलावल? बिलावल कौन सी कुर्सी पे बैठा विराजमान है वहां पे? बिलावल तो कोई नहीं है। हाँ ठीक है, उसका बाप राष्ट्रपति अलग चीज है, लेकिन बिलावल अपने आप में कौन सी अथॉरिटी बिलावल रखता है? तो इस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तानी लोग करते हैं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट करती है। किसी से कुछ कहलवा दिया, अगर हो गया तो ठीक है, वरना यार ये तो उसने अपनी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहती। नहीं, वैसे मेरे को एक बात समझाइए, ये पूरी स्क्रिप्टेड है मामला कि बिलावल ये कहेगा, उसके बाद हम ये कहेंगे? 100%। देखिए, बात ये है ना कि इसमें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। बिलावल चाहता है कि सिंध में उसकी मुट्ठी मजबूत हो, बिलावल चाहता है वो प्रधानमंत्री बने देश का। अब बिलावल चाहता है प्रधानमंत्री बने, लेकिन आशीर्वाद फिलहाल शहबाज शरीफ को है। जब शहबाज शरीफ को हटाया जाएगा तो पर्चा किसके नाम पे कटेगा? इमरान खान के तो नाम पे कटेगा नहीं। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन से लोग हैं पाकिस्तान में जो कि वायबल ऑल्टरनेटिव है? इमरान खान जेल में है, शहबाज शरीफ को निकालेंगे तो शहबाज शरीफ तो बनेगा नहीं। तीसरा उसकी जगह कौन बनेगा? ये अपनी पर्ची फिट कर रहा है बिलावल। लेकिन पर्ची फिट करने के मामले में मजाक में कहीं खेल तो नहीं हो जाएगा बिलावल के साथ? वही कह रहा हूं, बड़बोला होना कभी कोई काम नहीं आता। आप वो बोल रहे हैं जिसको बोलने का अधिकार नहीं है आपको, लेकिन आप बोल रहे हैं। आपने देखा ही था, और वो भी सीधे मसूद और हाफिज के बारे में बोल रहे हैं। अरे आपने देखा था एटम बम के बारे में, वहाँ के जेल मंत्री, रेल मंत्री, तेल मंत्री सब बोल रहे थे। वहाँ ये फैशन है, भाई हमसे लेना देना नहीं, लेकिन हम मार देंगे, चौकों पे नहीं रखा। नहीं, लेकिन ये अगर ये स्क्रिप्टेड पूरा है हिसाब किताब, तो बिलावल ने कोई गलती नहीं की है। बिलावल ने अपना खेल खेला है और उसको भी मालूम होगा मेरे साथ ये होने वाला है। कभी कभी मिसस्टेप हो जाता है ना, आपको स्क्रिप्ट दी गई, आपने डायलॉग इम्प्रोवाइज कर दिए। ये मिस स्क्रिप्टिंग है। अच्छा। आप बंदे ने कहा है कि हम पत्थर भी फेंक दिए, अब ये
तो नॉन मुस्लिम है। हाँ, तो अब ये क्या कहेंगे, नॉन-मुस्लिम कैसे दिन के बनेगा? समय घर पे हमला कौन करता है? हाफिज के लोग करते हैं कि मसूद के लोग करते हैं? ये पूछेंगे क्या? ये नहीं पूछेंगे, आवाज नहीं निकलेगी। अगली खबर देखिए, यूक्रेन को हथियार देने पर अमेरिका का यू टर्न। ड्रोन बनाने वाली कंपनी से यूक्रेन की डील। अमेरिका से यूक्रेन में होगी ड्रोन की सप्लाई। ट्रंप ने पहले हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। गजब खेल है भाई साहब, गजब खेल है। ये लगता है कि ये मतलब इतने महत्वपूर्ण मामलों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई अच्छा हाँ ठीक है चलो चल लेते हैं, आज मूवी देख लेते हैं, नहीं कैंसिल करो, कल का शो देखेंगे। ये तो मैंने इससे ज्यादा ट्रंप ऐसे करता है दिनेश भाई, हाथ बढ़ाइए हाथ मिलाने के लिए। हाँ ऐसे हाथ बढ़ाइए। हाँ, ये चल रहा है ट्रंप का। और जब आप फाइनली ऐसे कर लेंगे तो ऐसा करके ये गजब है। ये पिछले 15 दिन में ट्रंप ने 15 दिन में 3 बार इसको हथियार दिए और वो हथियार वापस लिए हैं। ये पिछले 15 दिन में ट्रंप कर चुका। अच्छा ये दे देंगे, अरे छोड़ो अच्छा कल बात करते हैं, अच्छा ले ही लो, हाँ सर मैं आ रहा हूं लेने, अरे हटो हटो पीछे हटो। ये करता रहता है ट्रंप भी वहां पे खेल रहा है, ट्रंप खेल रहा है इसके साथ, ज़ेलेंस्की के साथ। नहीं ये बहुत बड़ा खेल है। ट्रंप ने बात की इनके हाथ में तो वो भी कोई फूल नहीं दिखाई देता जिसकी पंखुड़ी लव यू नॉट वाला, ये वो भी नहीं दिखाई देता। ऐसा है, इसने पुतिन से बात की, इसने कहा पुतिन डजंट नो एनीथिंग। अब पुतिन से नाराज चल रहा है, उसने कहा लो तुम वो ड्रोन लो। अब पुतिन से फिर बात कर ली, खुश हो गया, बोला ड्रोन वापस। अभी ड्रोन बेचारा निकला नहीं है फैक्ट्री से, आना जाना लगा हुआ है, यही चलता है। मुझे ये लगता है कि अपने बच्चों की अब सबकी शादियां वादियां पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने निपटा लिया कि नहीं, वरना जहां ये संबंध करके आते अगले दिन कहते हैं हाँ नहीं यार हमने मन बदल दिया, फिर नहीं हम ये जारी है कार्ड छपवाओ, कार्ड ये वहां कार्ड बैंड बारह हो जाता है, ये पहुंचते नहीं वहां बारात लेके। ये क्या करते कि वेडिंग कार्ड में लिखते हैं अमित की जगह सुमित लिखो, कहानी खत्म, आगे बढ़ाओ। हाँ छोटे वाले से कराओ, छोटे वाले से कराओ। नहीं साहब चेहरा तो उसका दिखाया था, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है सबसे बड़े वाले से करा देते हैं। ये हाल है इनका। ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने दी धमकी। ट्रंप ने क्या कहा जरा देखिए, अमेरिका विरोधी देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। लीजिए, ब्रिक्स समिट में ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले की निंदा की गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। चीन ने किया अमेरिका पर पलटवार, कहा ब्रिक्स टकराव के लिए नहीं है और किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनाता। अब ये तो हवा से भी लड़ जाएं, इनको हर जगह डील दिखाई देती है, लड़ाई दिखाई देती है, अब इनको ब्रिक्स से खतरा दिखाई देने लगा है। ब्रिक्स से खतरा दिखाई देने लगा और इन्होंने धमकी दे दी है। लेकिन एक और रिपोर्ट आई है जो कि खुफिया रिपोर्ट है अननेम्ड सोर्सेस की, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर करा है। वो ये कहता है कि एक व्हाइट हाउस का इंसाइडर, जिसका नाम नहीं ले गया, जो कि एनोनिमस सोर्स बताया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भारत में खूब चल रही है खबर ये आज, कि भाई उसने बोला है ट्रंप झूठ बोल रहा है टैरिफ वैरिफ के बारे में, ये सब धमकाता है, ये माहौल बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा तुरुप का जो इक्का है ये टैरिफ है। ये टैरिफ करके पूरी दुनिया में टैरिफ खेलना, इसमें करना रखना कुछ नहीं है। ये असल में ब्राजील वहां पे ब्रिक्स वाले मामले में सुना अंदर ये बात भी हो गई, ये जो डॉलर वाले सिस्टम में पूरे दुनिया को जकड़ रखा है, इससे बाहर निकला जाए। हाँ नहीं सुनिए आप बताते हैं। हाँ। ये चौथी धमकी है ब्रिक्स को। अच्छा, पहली में 100% टैक्स लग रहा था, अच्छा टैरिफ, अच्छा, दूसरी में 150 लगा, अच्छा, तीसरी में फिर 100 लगा, ओ अब की वाले में 10% की 10%। मोदी जी ने बोला ठीक लगाओ भैया, ठीक लगाओ, ठीक लगाओ। क्या ये 100-50 ये धमकियों को 10 में मान 10 में मान लेते हैं, 150 से 10। हाँ तो आप देखिए ऐसा है कि एक तरीके से रियायत दी है, धमकी के फॉर्म में दी है, ब्रिक्स को रियायत दी है। नहीं तो अगर 2 दिन में 150 से 10 पे आ सकते हैं तो 6-7 दिन होते होते ये मामला दिसंबर से शुरू हुआ था, अभी हम जुलाई में। अच्छा, ये मतलब ठीक है, मतलब साल भर में पुरानी जगह वापस आ जाता है।